हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग यहां पर संविधान पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि भारत शासन अधिनियम 1909 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या प्रावधान किए गए। थोड़ा कल वाला रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज वाला हम लोग देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा 1909 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। 1909 और दोस्तों हम लोगों ने देखा कि 1909 के भारत शासन अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा ऐसा सवाल पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष के अधिनियम को कहा जाता है, तो याद रखिएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि उस समय मार्ले कौन था या मिंटो कौन था, तो याद रखिएगा ये जो मार्ले था वह था भारत सचिव। ये था भारत सचिव। मिंटो की बात किया जाए दोस्तों तो ये था उस समय का वायसराय। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछा जाए भारत सचिव या वायसराय का पद जो है कब से अस्तित्व में आया, तो ये आया 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा याद करना आसान होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मार्ले कौन था, मिंटो कौन था। अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि मार्ले जो था ये भारत सचिव था, मिंटो जो था वह था वायसराय। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं, तो याद करने का एक तरीका है। एक बात याद रखिएगा, भारत सचिव जो था वह उच्च पद पर रहता था, जो ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। और भारत सचिव जैसा कहता था उसी प्रकार से वायसराय जो है भारत में शासन व्यवस्था चलाता था। इसका मतलब ये है कि भारत सचिव जो है बड़ा था, भारत सचिव बड़ा था, इसका मतलब ये है कि मार्ले बड़ा होगा और वायसराय जो है छोटा था। इसका मतलब ये है कि जो बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बड़ा होगा वो पहले आएगा और भारत सचिव बड़ा था। इसका मतलब ये है कि जो पहले वो बड़ा और जो बाद में वो छोटा। ये मार्ले अगर बड़ा तो इसका मतलब ये कौन था, भारत सचिव। ये मिंटो अगर छोटा तो ये कौन था, इसका मतलब ये है कि वायसराय। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में क्या क्या प्रावधान किया गया था। पहला प्रावधान तो ये किया गया था कि सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, ये हम लोगों ने देखा। दूसरे नंबर में हम लोगों ने ये देखा था कि सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस अधिनियम के माध्यम से सदस्यों को वोट डालने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने देखा। तीसरे नंबर पे देखा हम लोगों ने कि यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है, या कह सकते हो मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की बात की जाती है। और ये कहा जाता है कि विधायी परिषद में जो भी जाएंगे मुस्लिम, वह मुस्लिम के द्वारा ही चुने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए, ध्यान से समझिएगा, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था वह कौन सा था, तो वह था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। चाहे कहा जाए 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, चाहे ये कहा जाए 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से ही सबसे पहले कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया गया था। क्या किया गया था, कार्यकारिणियों में भारतीयों को शामिल किया गया था। और जो सबसे पहले भारतीय शामिल हुए थे वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
और इन्हें कौन सा पद दिया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इन्हें दिया गया था कानून मंत्रालय का पद। कहने का मतलब ये है, कानून मंत्री का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सबसे पहले भारतीयों को कब शामिल किया गया, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। किसे शामिल किया गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। उन्हें कौन सा विभाग दिया गया, तो याद रखिएगा कानून मंत्रालय, या इसी को कह सकते हो विधि अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, और देखेंगे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 और देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस वर्ष के अधिनियम को कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस वर्ष के अधिनियम को कहा जाता है, तो याद रखिएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम को। अब फिर वही सवाल आया कि मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मॉन्टेग्यू है पहला पद, ये जो मॉन्टेग्यू थे ये थे भारत सचिव, ये थे भारत सचिव। बात किया जाए चेम्सफोर्ड कौन थे, तो ये थे वायसराय। फिर वही बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहले कौन आया, मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू अगर पहले आए हैं इसका मतलब यह है कि बड़े होंगे, तो बड़े हैं तो कौन, भारत सचिव। बाद में कौन आया, चेम्सफोर्ड। बाद में आए हैं तो बड़े कि छोटे, छोटे। अगर छोटे तो कौन, वायसराय। ठीक है दोस्तों, वैसे भी याद कर सकते हो। अगर इस तरह याद करोगे तो बाद में भूलोगे नहीं। और अगर ये पूछा जाए भारत सचिव या वायसराय का पद जो है कब बना था, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बना था 1858 के भारत शासन अधिनियम में। और डिटेल में जानना है दोस्तों तो ये वाला आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था, ये लागू हुआ था 1921 में। लागू कब हुआ था दोस्तों, 1921 में। तो ये लागू हुआ था 1921 में। हर एक शब्द में एक सवाल छिपा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 में इसे और किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। उस समय वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड। भारत सचिव कौन था, तो मॉन्टेग्यू। लागू कब हुआ, तो 1921 में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो इस अधिनियम के माध्यम से दोस्तों सबसे पहले प्रांतों में, या कह सकते हो राज्यों में, उसमें प्रांत ही कहा जाता था, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन की शुरुआत होती है। इसी को कहा जाता है दोस्तों उत्तरदायी
तो दोस्तों चाहे ये कहा जाए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो वह था 1919 का भारत शासन अधिनियम, या ये कहा जाए कि उत्तरदायी सरकार की शुरुआत कब हुई थी, तो यह भी था भारत शासन अधिनियम 1919। अब देखते हैं कि वास्तव में इसका मतलब क्या था। ठीक है दोस्तों, देखेंगे कि इसका मतलब क्या था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट, अगर ये कहा जाए उत्तरदायी सरकार की शुरुआत कब हुई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। लागू कब हुआ, तब 1921 में। ये पूरा का पूरे जो प्रावधान थे वह 1921 में ही लागू होते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या है। भारत शुरू से ही मांग कर रहे थे कि अब धीरे धीरे भारत वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, किस प्रकार के नियम कानून बनाए जाने हैं, यह अंग्रेज से ज़्यादा जो है भारतीय ही समझ सकते हैं। इसलिए ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए। इसी को ध्यान में रखकर सबसे पहले भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल किया जाता है। अब देखते हैं कि कैसे शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सरकार में कार्यपालिका की बात किया जाए, किसकी बात करें, कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका जो होती है दो स्तर पर पाई जाती है दोस्तों। कार्यपालिका जो है दो स्तर पर पाई जाती है, एक तो केंद्र के स्तर पर पाई जाती है, एक राज्य के स्तर पर पाई जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1861 के माध्यम से। और हम लोगों ने देखा था 1861 के माध्यम से ही विकेंद्रीकृत शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा ही। तो कार्यपालिका जो है दो स्तर पर पाई जाती थी, एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर। तो इस अधिनियम के माध्यम से दोस्तों इस केंद्र की कार्यपालिका को तो वैसे का वैसे बना रहने दिया गया, लेकिन ये जो राज्य की कार्यपालिका हुआ करती थी इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया और कहा गया इसमें जो सदस्य होंगे वह अब दो प्रकार से आएंगे, अब दो प्रकार से आएंगे। तो देखते हैं कैसे आएंगे। इसमें एक पद कह दिया गया आरक्षित, एक पद कर दिया गया आरक्षित, और दूसरा पद कर दिया गया हस्तांतरित। राज्य की जो कार्यपालिका हुआ करती थी इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। ये जो आरक्षित हुआ करता था यहाँ के इसके कुछ विभाग दे दिए गए। अभी हम देखेंगे क्या क्या विभाग दिए गए। इसके कुछ विभाग दे दिए गए और इसके कुछ विभाग दे दिए गए। और इसका जो कार्यभार देखता था वह गवर्नर देखता था। ठीक है, और गवर्नर की सहायता के लिए इसमें जो सदस्य थे वह सभी जो है अंग्रेज हुआ करते थे, और इसके भी कुछ विभाग दे दिए गए। और इस पर भी जो कार्य किया जाता था वह गवर्नर द्वारा किया जाता था। लेकिन इसके जो सदस्य हुआ करते थे वह भारतीय हुआ करते थे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भारतीयों को यहाँ पर शामिल तो किया गया। ये कहा गया राज्य की जो कार्यपालिका है, चलिए हम आपको कुछ विषय आपको दे देते हैं कि वहाँ पर आप शासन प्रशासन देखिए, और कुछ विषय रहेगा जहाँ पर अंग्रेज शासन प्रशासन देखेंगे। ठीक है, यहाँ का गवर्नर हुआ करता था जिसके उच्च पद पर बैठा हुआ करता था, जिसको ये लोग सहायता देते थे। यहाँ का एक गवर्नर हुआ करता था जिसको भारतीय सहायता करते थे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जो अच्छे अच्छे पद हुआ करते थे वो तो अंग्रेज अपने पास रख लिए, जैसे टैक्स हो गया, पेंशन हो गया, पुलिस विभाग हो गया। ये जितने अच्छे अच्छे विभाग हुआ करते थे वो तो अंग्रेज अपने पास रख लिए, और कुछ भाग जो है इन्हें दे दिया गया, जैसे चिकित्सा की बात किया जाए तो साफ सफाई हो गया, और ऐसे पद जो हुआ करते थे उन्हें भारतीयों को दे दिया गया। ठीक है दोस्तों,
मतलब भारतीय मांग रहे थे कुछ और, लेकिन दे दिया गया उन्हें कुछ और। तो ये था आपका राज्यों में द्वैध शासन। और कहने के लिए इन्हें एक जिम्मेदारी दे दी गई कि आप यहाँ पर शासन व्यवस्था सही से लागू कीजिए। इसी को कहा गया उत्तरदायी सरकार की स्थापना या उत्तरदायी सरकार की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, अगर ये कहा जाए प्रांतों या राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत कब से होती है, तो वह होती है 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। या उत्तरदायी सरकार की शुरुआत कब होती है, तो वह भी था 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये राज्यों में क्या क्या किया गया था हम लोगों ने ये देख लिया। ठीक है दोस्तों, ये तो था पहला पॉइंट। अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। दूसरे नंबर पे बात किया जाए, जो उस समय केंद्रीय विधायिका हुआ करती थी, उस समय जो केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी, या कह सकते हो केंद्रीय विधायिका थी, उसका नाम हुआ करता था केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, उस समय जो केंद्रीय विधान परिषद कहिए, चाहे केंद्रीय विधायिका कहिए, चाहे केंद्रीय व्यवस्थापिका कहिए, ठीक है दोस्तों, उसे पहली बार द्विसदनीय बना दिया गया। द्विसदनीय बना दिया गया। जैसे वर्तमान समय में बात किया जाए तो वर्तमान समय की जो भी विधायिका है वह दो सदनीय है। एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में भी विधायिका जो पाई जाती है वह दो सदनीय पाई जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है भारत शासन अधिनियम 1919 से। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज भी लोकसभा और राज्यसभा नामक दो सदनीय विधान परिषद पाई जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई, तो वह था भारत शासन अधिनियम 1919 से। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 है ना, ये कभी रटा नहीं जा सकता, इसको बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसमें केंद्रीय विधान परिषद जो हुआ करती थी उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक को कहा गया राज्य परिषद, एक को कहा गया राज्य परिषद, और दूसरे को कहा गया केंद्रीय विधान सभा। ठीक है दोस्तों, एक था राज्य परिषद, एक था केंद्रीय विधानसभा। और यही आगे चल के बदल जाता है राज्यसभा में, जिसे आप वर्तमान समय में उच्च सदन कहते हो। और ये आगे चल के बदल जाता है 1953-54 के आसपास में। ठीक है, शुरुआत 53 से होती है, 54 में बन जाता है। 1953-54 में ये विधानसभा जो है बन जाता है लोक सभा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है जो पहले केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी, अब वह दो भागों में विभाजित हो गई। अगर दोस्तों ये पूछा जाए केंद्रीय विधान परिषद कब अस्तित्व में आई, तो ये आई थी 1953 में। और हम लोगों ने देखा था 1953 में ही सबसे पहले संसद के दर्शन होते हैं, या कह सकते हो संसद का जो प्रावधान किया जाता है वह सबसे पहले 1953 के अधिनियम के माध्यम से ही किया जाता है। तो हम लोग देखें कि 1919 के भारत शासन, ये 1853 था, चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि एक केंद्रीय विधानसभा की गठन की गई थी, जिसमें कुल 6 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, ये 1853 था। हम लोगों ने देखा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद को दो सदनीय बना दिया गया, एक राज्य परिषद, एक केंद्रीय विधानसभा। यही राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा जो है आगे चल के 1953-54 में एक राज्यसभा बन जाती है और एक लोकसभा बन जाती है। अब बात किया जाए, ये जो राज्य परिषद हुआ करते थे, केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, इसमें सदस्य कुल कितने हुआ करते थे, तो इसमें जो सदस्य हुआ करते थे वह थे 60। वह कितने थे? 60। और 60 में से जो 34 सदस्य हुआ करते थे वह निर्वाचित हुआ करते थे।
जो 34 सदस्य हुआ करते थे वह निर्वाचित हुआ करते थे। बाकी अब बचे कितने? 26। ये जो 26 सदस्य हुआ करते थे ये मनोनीत किए जाते थे। ठीक है दोस्तों। और ये जो केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, अब बात करें इसमें कुल कितने सदस्य हुआ करते थे, तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें सदस्य हुआ करते थे 144। 144 कुल सदस्य हुआ करते थे। 144 में 104 तो निर्वाचित हुआ करते थे। अब बचे कितने? 40। ये जो 40 हुआ करते थे ये मनोनीत किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा हमारा था केंद्रीय विधान परिषद का द्विसदनीय होना, और उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय बना दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आएगा इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसको समझ के चलिएगा, आगे हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। अब बात किया जाए दोस्तों, तो 1909 के माध्यम से जो सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई थी, 1919 में इसका और विस्तार कर दिया गया। क्या किया गया? सांप्रदायिकता का विस्तार कर दिया गया। 1909 के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बात किया जाए 1919 के माध्यम से सिख, ये ईसाई हो गए, मान लीजिए ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि वह सांप्रदायिकता जिसकी शुरुआत 1909 में किया गया था, 1909 में किया गया था, 1919 में उसका और विस्तार कर दिया गया। ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी भी इसमें दलितों को शामिल नहीं किया गया है। दलितों को अभी भी शामिल नहीं किया गया है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ये था हम लोगों ने देखा कि सांप्रदायिकता का विस्तार कर दिया गया। अब बात किया जाए दोस्तों, तो आगे भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया, भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया है कि कैग, या कह सकते हो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान कर सकता है या इनकी नियुक्ति कर सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वर्तमान समय में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होती है? तो वह होती है भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आज भी हमारे संविधान में सीएजी के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। पूरा इन्हें बताया गया है क्या क्या अधिकार दिया जाएगा, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या क्या अधिकार होगा, पूरा ये दिया गया है। लेकिन इसकी शुरुआत कब से होती है? तो वह होती है भारत शासन अधिनियम 1919 से। ये हो गया, थोड़ा मिटा देते हैं तब आगे देखते हैं। तो देखा दोस्तों हम लोगों ने कि भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से ही सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया जाता है। और यह कहा जाता है कि भारत सचिव जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का गठन कर सकता है या इसकी नियुक्ति कर सकता है। इसके बाद देखा जाए दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ही सबसे पहले
महिलाओं को, किसको? सबसे पहले महिलाओं को प्रत्यक्ष वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। प्रत्यक्ष वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। एक तो हम लोगों ने ये देखा था कि 1892 के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था की जाती है। वास्तव में 1892 के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था नहीं की जाती है। ये कहा जाता है कि जनता के द्वारा चुने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जनता जिसे चाहेगी वो लोग जो है वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कह दिया गया कि भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया और ये कह दिया गया कि अब जो है विधायी परिषद या कार्यकारिणी परिषद में जो भी जाएंगे वह प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जाएंगे। प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जाएंगे। कहने का मतलब ये है वर्तमान समय में जो वोटिंग की व्यवस्था चलती है इसकी शुरुआत कब से हुई, तो वह था 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगर ये पूछा जाए दोस्तों कि चुनाव की व्यवस्था कब से शुरू होती है, तब होगा 1892। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली कब से अस्तित्व में आती है, तब हो जाएगा आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी अधिनियम के बाद बात किया जाए दोस्तों, तो ऐसे बजट की शुरुआत जो है, बजट की शुरुआत तो ऐसे 1860 से ही हो जाती है। बजट जो है 1860 से ही रखा जाता है। लेकिन 1860 में जिस बजट की शुरुआत होती है वह केंद्र और राज्य के लिए एक ही बजट रखा जाता था। कहने का मतलब ये है बजट की शुरुआत तो 1860 से हो जाती है और 1860 से लेकर 1919 तक केंद्र और राज्य के लिए एक ही बजट रखा जाता था। लेकिन 1919 के अधिनियम के माध्यम से ये कर दिया गया कि अब जो है केंद्र का बजट अलग रखा जाएगा और राज्य का बजट अलग रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बजट को पृथक कर दिया गया कि केंद्र का अपना एक अलग बजट रखा जाएगा और राज्य का अपना एक अलग बजट रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात किया जाए दोस्तों, वैसे मोटी मोटी बातें किया जाए तो मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम 1919 में यही प्रावधान किया गया था। लेकिन लास्ट पॉइंट इसमें यह कहा गया था कि 10 साल बाद जो है 10 साल बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा। यह कह सकते हो एक आयोग का गठन किया जाएगा और यह आयोग देखेगी कि क्या भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रावधान किया गया था वह सफल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है, ये प्रावधान किया गया कि 10 साल बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा और यह आयोग यह देखेगी कि क्या भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रावधान किए गए थे वह सफल हुआ कि नहीं हुआ। तब अब 1919 में 10 जोड़ा जाए, इसका मतलब यह है कि 1929। लेकिन इसके 2 वर्ष पूर्व ही इस कमीशन का गठन कर दिया जाता है। उसके पीछे कई राजनीतिक कारण होते हैं, ये हम लोग इतिहास में देखेंगे। और 1927 में ही इस कमीशन का गठन कर दिया जाता है और इस कमीशन को कहा जाता है साइमन कमीशन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, तब तो 1927 ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों ये पूछा जाए क्यों किया गया था, तो इसलिए किया गया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है कितना हद तक सफल हुआ, कितना हद तक असफल हुआ, इसकी जांच करना। कहने का मतलब ये है भारत शासन अधिनियम 1919 के जांच करने के लिए ही साइमन कमीशन का गठन किया जाता है।
इस साइमन कमीशन की बात किया जाए तो इसमें 7 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह सर जॉन साइमन होते हैं। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम ही पड़ जाता है साइमन कमीशन। क्योंकि इस कमीशन में जितने भी होते हैं ये 7 के 7 सदस्य जो होते हैं अंग्रेज होते हैं। कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। इसलिए भारतीयों ने इसका काफ़ी बहिष्कार भी किया था और इस कमीशन को नाम दिया था व्हाइट कमीशन। क्या कहा था? व्हाइट कमीशन। अब आगे क्या क्या हुआ था ये हम लोग इतिहास में देखेंगे। यहाँ पर समझिएगा, साइमन कमीशन जो है यहाँ पर जांच करता है, उसके बाद अपना रिपोर्ट ले जाकर ब्रिटिश संसद को दे देता है कि हाँ कितना हद तक सफल हुआ, कितना हद तक सफल नहीं हुआ। जब यह रिपोर्ट ब्रिटेन पहुंच जाती है तो ब्रिटेन के द्वारा जो है भारतीयों को बुलावा भेजा जाता है इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए भारतीयों को बुलावा भेजा जाता है कि आइए और हम लोग यहाँ पर मिलकर यह फैसला लेते हैं कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था कितना हद तक सफल हुआ, कितने हद तक नहीं। यहाँ पर भारतीयों को याद रखिएगा, भारतीय नेताओं को भी बुलाया गया था। साथ ही साथ बात किया जाए, ये जो ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर थे इन्हें भी बुलाया गया था। साथ ही साथ जो देसी रियासत के राजा हुआ करते थे इन्हें भी बुलाया गया था। देसी रियासत के जो राजा हुआ करते थे इन्हें भी बुलाया गया था। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ये जो विचार लेते हैं, ये जो सम्मेलन होता है उसी को कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन हम लोग डिटेल में जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे इतिहास में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझते चलिए। गोलमेज सम्मेलन, इसमें क्या हुआ था, कौन कौन भाग लिया था, हम लोग इतिहास में देखेंगे। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 सम्मेलन होते हैं, एक 1930 में और 1931 में और 1931 और 1932 में। 1932 का गोलमेज सम्मेलन होने से पहले ही उस समय जो ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे, ठीक है, वह हुआ करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने एक योजना शुरुआत की थी जिसे कहा गया था मैकडोनाल्ड अवार्ड। मैकडोनाल्ड अवार्ड, या इसी को कहा जाता है कम्युनल अवार्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल मिला के इसमें प्रावधान क्या गया था, इसमें जिन लोगों को आरक्षण दिया गया था उन्हीं के बारे में प्रावधान किया गया था। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने ये कह दिया गया कि वास्तव में दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कह दिया गया दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया जाएगा। गांधी जी इसका काफ़ी विरोध करते हैं। उसके बाद 1932 में गोलमेज सम्मेलन हो जाता है और भारत के द्वारा काफ़ी विरोध के बाद जो है ये फैसला लिया जाता है, चलिए भारत में शासन व्यवस्था अच्छे से चले इसके लिए एक फिर से कानून बनाया जाएगा जिसे कहा जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद लाया जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसमें हम लोग देखेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, उस समय मॉन्टेग्यू कौन थे?
मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड जो थे वह भारत के वायसराय थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि ये जो अधिनियम होता है वह 1921 में लागू होता है, या ये भी कहा जा सकता है उत्तरदायी सरकार की शुरुआत कब होती है, तो शुरुआत हो जाती है 1921 से और लागू होती है 1921 में। 1919 में शुरुआत और 1921 में लागू, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, हम लोगों ने इसको पूरा डिस्कस कर लिया है। उसके बाद केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया, सांप्रदायिकता का और अधिक विस्तार किया गया, मुस्लिमों के साथ साथ सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात की गई, लेकिन उसमें दलितों को नहीं शामिल किया गया था। हम लोग देख रहे हैं दलित को यहाँ 1935 के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा कि प्रत्यक्ष वोटिंग का प्रावधान जो किया जाता है वह 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि 1919 के पहले जो है केंद्र और राज्य का एक ही बजट आता था, लेकिन 1919 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया कि केंद्र और राज्य का जो बजट आएगा वह अलग अलग आएगा, ठीक है, पृथक कर दिया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि 10 साल बाद जो है एक कमीशन का गठन किया जाएगा और यह कमीशन देखेगी कि क्या जो 1919 में अधिनियम लाया गया था वह सफल हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम लोग देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम को अगर आप पूरा देख लोगे तभी आप लोग जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम को अच्छे से समझ पाओगे। कहने का मतलब ये है कि इसे अच्छी तरह से तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम को नहीं समझ लोगे, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अभी इसको करेंगे, अभी उसको देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा था हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।